जय हिंद बच्चों। मैं इंजीनियर विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विनय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, 12th का एग्जाम जैसा कि हम जानते हैं बिहार बोर्ड के लिए फिजिक्स का 5 फरवरी को रखा गया है और हमारे पास आज 14 तारीख है, तो टोटल मिला करके हमारे पास 16 दिन बचे हुए हैं। मतलब 1 तारीख तक, 1 तारीख के बाद तो आप लोग अपने एग्जाम में बिजी रहिएगा। तो ये 16 दिन में आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसको एनालिसिस करने का समय है और ये देखने की आवश्यकता है कि हमारी तैयारी कितनी स्ट्रांग है और उसमें अभी कहाँ पर कमी है जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने आपके लिए लाया है कुछ चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट हो सकता है, ये मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट 60% पूरा चांस है कि ये सारे क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम में भिड़ सकते हैं। और इससे इस क्वेश्चंस की सहायता से हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने अपनी मेहनत कैसे की है और उस मेहनत में कहाँ कमी है और वहां किस हद तक हमको उसके सुधारने की उसको जरूरत है। तो हम लोग अब अपने टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और जो भी अगर अच्छा लगता है, पहली बात तो जब अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स से उसको भोजपुरी भाषी हूं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा भाषा में भोजपुरी का स्क्रीन तो रहेगा ही, तो उसके लिए सॉरी, बट अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करवाइएगा और लाइक करवाइएगा, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम लोग आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहें। हमारे कैमरा के पीछे हमारे मनोज भैया हैं जो हमारा हर कदम पर साथ देते हैं, उनसे भी वक्त आएगा तो मिलवा देंगे आपको। चलिए फिलहाल टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और गाली मत देना यारों, मतलब है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये जो प्लान है मैंने ऑफलाइन क्लासेस के लिए रखा था, बट ये तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं इसमें क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए करवा सकता हूं। और एक बात और है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को मैं पूरी तरह आपको समझाने का प्रयास करूंगा, 100% दूंगा। उम्मीद है कि आप भी अपना 100% हमारे साथ देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है और कहा जा रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि आवेशों के लिए निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो देखिए, आपने पढ़ा था बिल्कुल शुरुआत में, 12th क्लास के बिल्कुल शुरुआत में। अच्छा, ये चैप्टर कौन सा है भाई? तो ये जो चैप्टर्स है मैं ये बताना भूल गया आपको। तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आपको पता ही होगा कि ये बिल्कुल पहला चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो 12 to 20 नंबर, 12 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में इसे पूछे जाते हैं। हमारा क्लास का आउटलाइन क्या होगा? तो क्लास का आउटलाइन होगा कि पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके साथ हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा देखो होता क्या है कि जब हम लोग एग्जाम देते हैं और एग्जाम में एग्जामिनर आपको नहीं पहचानता है, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इवन आई थिंक यहां तक उनको नहीं पता होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो उसका बेनिफिट भी आप नहीं ले सकते। पहली बात तो उसके सामने क्या होता है, आपकी कौन सी छवि बनती है? तो उसके सामने आपकी छवि बनती है आपके आंसर की। आपने आंसर कैसा लिखा है, उत्तर लेखन जो है आपका, उत्तर लेखन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिख रहे हो। प्रश्नों का लिखा हुआ उत्तर ही वहां पर बताता है बोर्ड में कि आप कैसे हो, आप कौन हो, आपको कितना आता है। अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, इसका क्या बेनिफिट है? पहली बात तो ये है बाबू की टोटल जो पेपर होना है वो तो 70 मार्क्स का पेपर होना है फिजिक्स के लिए, और इस 70 मार्क्स में 50% जो हमारा बिहार बोर्ड है वो ऑब्जेक्टिव को देता है। मतलब 35 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है और 35 जो है वो सब्जेक्टिव के लिए है। इस 35 में आप जानते हो कि ये जो 35 मार्क्स है, इस 35 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स जो है ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं और जो 15 मार्क्स है वो 15 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन 3 रहते हैं और इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जिसमें आपका डेरिवेशन रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी रहते हैं। बट मेरा एडवाइस अपने बच्चों को यही रहता है कि आप थ्योरी वाला पार्ट इस लॉन्ग वाले सेक्शन में ना करें। इस लॉन्ग वाले सेक्शन में आप डेरिवेशन पर या फिर अगर न्यूमेरिकल चला आता है तो न्यूमेरिकल पर फोकस करें।
आप जहां भी पढ़े होंगे आपके टीचर ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया होगा, अगर नहीं सिखाया है तो बाबू सॉरी, इसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। शॉर्ट आंसर जो है इसको कैसे लिखना है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं गाइड गेस्ट पेपर्स वगैरह जो एक्सटर्नल सोर्स मिलते हैं उससे पढ़ते हैं, बट वो उत्तर वो आंसर आपके लिए नहीं है। वो उत्तर अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो एग्जाम में आपके नंबर कट सकते हैं। यहां पर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आंसर शॉर्ट में कैसे लिखेंगे और लॉन्ग आंसर जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को भी लिखने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन का क्वेश्चन देखा और दर सॉल्व करते चले गए, नहीं, उसको शुरुआत कैसे करते हैं, क्वेश्चन की भूमिकाएं कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन के मेन पार्ट को कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है, जो सॉल्यूशन है, चूंकि डेरिवेशन में तो निष्कर्ष बहुत नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि अगर डेरिवेशन ना होकर के थ्योरेटिकल पार्ट ही आपके पास ऑप्शन बचता है तो वहां पर आंसर का फाइनल जो रूप देना है वो भी एक तरीका है। मैं उन सब चीजों को आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो से आपके तैयारी के पीक पॉइंट पर आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग। पहले तो इस ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि जितना 1 आवर्स के अंदर ही हमारे सारे कंटेंट कंप्लीट हो जाए, बट अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो स्किप किए बिना उसको देखिएगा, या ज्यादा लंबा होगा तो मैं उसको 2 पार्ट में इस वीडियो को कर दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों यहां पर हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे पास होंगे, है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे होंगे, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है उस टॉपिक्स की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आता है थोड़ा चेंज करके भी, तो उसको भी सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो दिया गया है, आपको कहा गया कि आवेशों के लिए निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखो बाबू, आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, मतलब आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण आपको याद होगा, इसको पढ़े होंगे तो क्या बताया गया था आपको, इसमें एक फॉर्मूला मिला था। वो फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जहां पर कहा गया था Q क्या है बाबू, तो Q जो है ये आपका चार्ज है या आवेश हम कह सकते हैं। N क्या है, N जो है इंटीजर है, इंटीजर बोले तो पूर्णांक, इंटीजर बोले तो पूर्णांक। और E क्या है, E जो है ये आपका मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है। तो बच्चा फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू तो फिक्स है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू क्या दिया गया आपको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कोई बच्चा बोलेगा माइनस ना, माइनस सिर्फ उसके लिए है अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों ही चार्ज आपके क्या होते हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। सिर्फ अंतर किसका है, प्लस माइनस का अंतर है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास बच्चा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर ये देखेंगे कि हमने इसको कहा कि फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज करने का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, ये उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस हम देखेंगे कि ये चार्ज कैसा आया है, पॉजिटिव की नेगेटिव। और एन क्या है, इंटीजर, इंटीजर का मतलब है कि जीरो भी आ जाएगा। जीरो का मतलब देखिए बेसिकली ये होता है कि चार्ज नहीं है। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या कि जो चार्ज का जो वैल्यू है, जो आवेश का वैल्यू है, ये 1.6 का मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 4 5 1 लाख 2 लाख 5 लाख ये हो सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो 3.2 है, तो 1.6 इंटू 2 कर देंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फंडामेंटल चार्ज हम कर सकते हैं क्या यहाँ पे। यहां पर देखिए 4 है, यहां पर सिंगल है। तो ये तीनों ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, ये डायरेक्ट, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान कैसा होता है। ऑप्शन में दिया गया है, बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट या अचर रहता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कहा गया कि आवेशित किया गया है, यहां पर यह बिल्कुल नहीं कहा है कि पॉजिटिव चार्ज दिया गया है या निगेटिव चार्ज दिया गया है। अगर ये कह देगा, कोई भी कह देगा कि पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसका मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। अगर हम लोग देखें यहां पर आवेश की बात करें तो आवेश दो प्रकार के बताए गए थे आपको, एक बताया गया होगा पॉजिटिव, एक बताया होगा निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया है या इलेक्ट्रॉन की हानि हो गई है, लॉस हो गया है इसका। और निगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को आप गेन करिएगा, सपोज करिए कि आप किसी कोई दोस्त है या कोई बच्चा है, तो आपका वैसे आपका मास में मान के चल रहा हूं कि 10 केजी होगा, एक एग्जांपल लेता हूं। आप किसी बच्चे को अपने कंधे बिठा लोगे तो आपका मास बढ़ेगा घटेगा, जवाब आपको मिल गया होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन खाली चार्ज लेके आएगा कि मास भी लेके आएगा, तो मास भी लेके आया है। इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो क्या होगा, उसका मास घट भी सकता है। यहां पर देखो इसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कहा सिर्फ चार्ज किया गया है, मतलब यहां पॉजिटिव की भी संभावना है और नेगेटिव की भी संभावना है। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो क्वेश्चन है आपका, ये रहा 3 नंबर, आवेश की विमा क्या होती है। अब देखो बाबू, आवेश क्या है। आवेश के लिए मैं कहूं कि आवेश कैसा राशि है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बिल्कुल पहला चैप्टर जब आपने फिजिक्स को शुरू किया होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा मात्रक और विमा। और मात्रक और विमा में बताया गया होगा कि दो राशियां बताई गई होंगी, एक तो मूल बताया गया होगा और दूसरा व्युत्पन्न बताया गया होगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दुखी हो रहे होंगे, क्या बता रहे हैं, तो भैया इसको फंडामेंटल बोला गया होगा या इसको बेस भी बोला जाता है ना। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कि ये जो है ये डिराइव्ड है ना, ये क्या है, डिराइव्ड है। देखो फंडामेंटल के लिए कहा गया कि टोटल कितनी क्वांटिटीज है, 7 क्वांटिटीज है। एक और है इसके साथ सप्लीमेंट्री, 2, वो तो सप्लीमेंट्री छोड़ो, 11 नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो यहां पर एक इसमें आया था 7 फंडामेंटल में, वो आया था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा का डिफिनीशन क्या होता है बाबू, तो कहा गया कि किसी चालक से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली, किसी चालक से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होते हैं, विद्युत धारा कहलाते हैं। आवेश अपॉन समय, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको कोई समझदार व्यक्ति कैसे लिखेगा, ऐसे राम कहानी थोड़ी लिखेगा, सीधे लिखेगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। भाई आप साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसा उम्मीद कहता है कि आप या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, ऐसा थोड़ी है कि आप गधा बनोगे कि लिखते चलोगे। तो यहां पर हम Q का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। और इसका डायमेंशन निकालना है बाबू, डायमेंशन बड़ा ब्रैकेट से दिखाते हैं डायमेंशन को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन लेना है, इसका भी डायमेंशन लेना है। और फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन भी जो है, मतलब कि जो मूल राशियां हैं उन मूल राशियों की जो विमा है वो आपको निकालना नहीं, याद करना होता है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि आई का क्या होगा, याद करो, ए लिखा गया था, समय का क्या लिखा गया था, टी, तो बीमा क्या बना आपका, एटी। तो यहां पर हम कहें कि सही ऑप्शन क्या है भैया, देखो यहां पर ए नंबर है, एटी, ये हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा सही है भाई, दमदार है, सोचने वाला है। कहा कि विद्युत आवेश का क्वांटम, यहां पर देखिए क्वांटम, ईएसयू, दो टर्म है जिनको समझने की आवश्यकता है, मात्रक क्या होगा। पहला टर्म है क्वांटम, दूसरा टर्म है ईएसयू। देखो क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटम का मतलब हो जाता है, पहला है आपका क्वांटम और दूसरा है ईएसयू। मैं इसके दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। एक आध क्वेश्चन है बाबू जिनको बहुत एनालिसिस करने की जरूरत है, ताकि उससे अगर रिलेटेड कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो टॉपिक्स में आप उसको कवर कर लें और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए क्वांटम का मतलब है कि मिनिमम अमाउंट, है ना, मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट का मतलब, मिनिमम अमाउंट का मतलब होगा न्यूनतम, इसको मान कह दे या मात्रा कह दे या परिमाण कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इंग्लिश जरूर याद रखना है किसी भी टर्म का, जैसे आपके पास डिफिनीशन भी आता है तो उसमें उसका इंग्लिश नेम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कई मीनिंग निकल के आते हैं, है ना। तो जहां तक मुझे पता है कि पेपर्स जो सेट होते हैं वो अंग्रेजी में सेट होते हैं और उसको ये लोग गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में लाते हैं। अब बोर्ड ऐसा करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हाई लेवल्स एग्जाम है वो यही करते हैं।
तो इसलिए इंग्लिश टर्म भी याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम में जाना है तो भैया साइंस मत पढ़ो, आर्ट्स ले लो, बढ़िया है। अगर साइंस पढ़ना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म आपको याद रखना होगा। तो यहां पर ईएसयू क्या होता है? ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई फॉर इलेक्ट्रो, एस फॉर स्टैटिक, वाई फॉर यूनिट। अब ये क्या है? देखो बाबू, जब चार्ज आप लोगों को बताया गया था, जब आवेश हम लोग पढ़े थे, तो आवेश का मात्रक पढ़ा होगा आपने। तो आवेश का मात्रक कितना बताया गया होगा आपको? 3 बताया गया होगा। एक बताया गया होगा एसआई मात्रक। तो एक आवेश का एसआई मात्रक जो है उसके लिए कहा गया कि ये क्या है? ये कूलम्ब है। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कूलम्ब बड़ा मात्रक है आवेश का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम का मात्रक है। लेबोरेटरी में कूलम्ब यूज नहीं करेंगे हम लोग। लेबोरेटरी में क्या यूज करेंगे? तो लेबोरेटरी में हम लोग सीजीएस मात्रक यूज करते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक आपको याद होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका जो मात्रक है वो होता है स्टैट कूलम्ब। अगर इसको ऐसे लिखें तो स्टैट कूलम्ब, ऐसे पूरा लिखना पड़ता है। इसी स्टैट कूलम्ब को एक और नाम दिया गया ईएसयू, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक और बताया गया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको एक और नाम दिया गया था, वो दिया गया था एब कूलम्ब। एब कूलम्ब नाम दिया गया था। ये तीनों यूनिट हैं उसके। तो इलेक्ट्रो पूछा गया कि ईएसयू में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अगर फिर से देखेंगे कि ईएसयू में या क्वांटम ईएसयू में चार्ज का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए सीधा सा बात है, इसको कैलकुलेट हमको करना है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब। ये सही बच्चों ने पढ़ा होगा शुरुआत में। अब ये देखो, ये 1 कूलम्ब चार्ज का वैल्यू है। अब कोई बेवकूफ बच्चा होगा तो बोलेगा 1 कूलम्ब जो चार्ज है, 1 कूलम्ब आवेश जो है वो मिनिमम आवेश है किसी भी वस्तु पर। बट ऐसा नहीं है बाबू। किसी भी वस्तु पर अगर मिनिमम आवेश देखना है, देखो किसी भी वस्तु के फॉर्मेशन के लिए इतना तो फिक्स है, मतलब जैसा तुम लोग जानते हो, मतलब तुम्हारे लिए। और ऊपर जाएंगे, मॉडर्न एरा की बात करेंगे तो फिर तो कहानी काफी लंबी हो जाएगी। तो उतना समय नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। तो ये जो 1 कूलम्ब है, ये 1 कूलम्ब चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा अपने पास। आपने कैलकुलेट किया भी होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 पॉइंट समथिंग आया था, 6.25 इंटू 10 टू द पावर, आई थिंक, मतलब श्योर नहीं हूं मैं, 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा होगा ना बाबू। तो लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो इससे छोटा अब चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर नहीं हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डायरेक्ट साइन नहीं ले रहा हूं उसका, तो साइन आप भी नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है हमको। 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने तो माइनस लिया ही नहीं, तो माइनस नहीं लिया भैया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें साइन की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन देगा तो वो समझता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। अब ये तो कूलम्ब में हो गया ना। अब इसको अगर ईएसयू में बदलोगे तो क्या करोगे? ईएसयू में बदलोगे तो करोगे 3 इंटू 10 टू द पावर 9। तब ये जाकर के क्या हो जाएगा? तब ये जाकर के हो जाएगा ESU। ये बाबू कितना हो गया? तो ये आपका देखो पावर कितना हो गया? पावर हो जा रहा है 10 टू द पावर -10, है ना। और फिर क्या हो जा रहा है? ये आपका हो जाएगा 4.8 करके आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन है हमारा? देख लेते हैं। अगर ये ऑप्शन होगा तो सही है। देखें जरा, क्या ये ऑप्शन है? तो यहां पर देखो ऑप्शन है, ये नहीं है बिल्कुल भी। 4.8 नहीं है, लेकिन मेरे नन्हे मुन्नो यहां पर देखो 4.78 तो है। ये तो नियरेस्ट वैल्यू है। 4.78 का है या 4.8 का है, बात तो वही है ना, लगभग लगभग। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अब कोई बच्चा क्या करेगा? पूरा सॉल्व करेगा। मैं कहता हूं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप पावर देख लो, जो आपका पावर आपने जो निकाला है यहां पर, सिर्फ ये पावर्स देख लो किसी ऑप्शन में है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में ये पावर मिल रहा है तब तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन किसी एक ही ऑप्शन में ये पावर आ रहा है तो जाहिर सी बात है भैया कि ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ये वाला सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है आगे 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 ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बाबू 5 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या कहा कि एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन है आपका, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सी द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जरा समझो कि मान लो कि यहाँ पर मैं एक गोला तुम्हारे लेके आ रहा हूं। ये गोला हो गया बाबू, ठीक है, ये गोला हो गया। और फिर मैं आपके लिए दूसरा गोला लेके आ रहा हूं। एक गोला आपका ये हो गया। अब ये दोनों गोले की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब देखो ये गोला पर क्या कहा गया कि मान लेते हैं कि ये गोला हमारा ए है और ये गोला हमारा बी है। इस पर भी चार्ज हमने दे दिया। इस पर चार्ज देने के बाद चार्ज आया प्लस क्यू आया, इस पर चार्ज दिया तो चार्ज आया सो माइनस क्यू आया। तो कहा किसका द्रव्यमान बढ़ा है किसका घटा है। देखो इसको जब प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, लॉस हो गया, इसका छोड़ दिया इसने। और इसमें के निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, गेन कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान जाने के साथ द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। तो कहा गया कि जो ए नंबर ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल गलत बात है, घटेगा। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव, बाकी का ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही सही होता है। यहाँ पर कहा गया कि अगला क्वेश्चन है कि इस इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहने का मतलब है, देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट आवेश क्या होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का बोला है, ठीक है, और मैं इसको समझा रहा हूं आपको क्या है, फिर मैं आंसर पे जाऊंगा। तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो विशिष्ट आवेश का मतलब क्या है, विशिष्ट आवेश का मतलब होता है, और देखो ये इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका रेशियो आप डिफाइन कैसे करोगे कि विशिष्ट आवेश का मतलब क्या हो जाएगा कि कण का या कण के आवेश एवं कण के द्रव्यमान का अनुपात। कण के द्रव्यमान का अनुपात, रेशियो। अब ये कण क्या है, कण यहां पर देखो, कण इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कण प्रोटॉन भी हो सकता है। जब प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश की बात कहेगा तो प्रोटॉन का आवेश अपॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है वो हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा। तो मास के लिए बताया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो कैसे निकलेगा विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश निकालने का तरीका है, विशिष्ट आवेश आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो विशिष्ट आवेश निकालने के लिए है कि 1.6, देखो साइन नहीं लेना है भाई, साइन नहीं लेना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और ये कूलम्ब केजी, तो क्या बन जाएगा कूलम्ब पर केजी, ये तो यूनिट हो गया इसका। अब इसी को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो पॉइंट पॉइंट तो खत्म ना, तो 16/91 हो गया इंटू, अब ये -19 में से -21 घटा दोगे तो कैसे करोगे, जोड़ दोगे, सॉरी ये चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -19 तो हो ही गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 31 ना हो जाएगा। अब ये इसको, अब तुमको पता है कि x के पावर m हो इंटू x के पावर n हो, तो क्या करते हैं x के पावर m प्लस n फॉर्मूला है पावर से जोड़ने घटाने का। तो यहां पर अब ये प्लस हो जाएगा तो माइनस वाला और ये प्लस वाला है, मतलब ये कर्जा है, ये आमदनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 16/91 इंटू 10 के पावर, अब देखो बाबू ये 16 में 91 भाग जाएगा नहीं वैसे नॉर्मली, तो क्या करेगा ये भीख मांगेगा, किससे, इससे नहीं मांगेगा, अपने कर्जा नहीं, इससे कोई भीख मांगेगा, इससे मांगेगा। तो ये क्या करेगा, एक जीरो इसको दे देगा, तो यहां पर होगा 160,
अब ये क्या हो गया, ये 10 के पावर माइनस 19 इंटू 10 के पावर 30 हो गया। 30 कैसे हुआ, क्योंकि इसने एक 10 को इसको दे दिया जब ये भीख मांगने गया था इसके पास, तो इसको दे दिया, 160/91 हो गया। अब ये पावर आपस में सॉल्व होंगे, तो सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, आप देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160/91 इंटू 10 के पावर, अब 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 11। अब देखिए मैंने पहले बताया कि पहले पावर्स देख लीजिए, अगर सिंगल कोई टर्म ऐसा हो जिसका पावर इसके इक्वल हो तो वही अब हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। नहीं होगा तो हम लोग देखेंगे आगे। फिर यहां पर हम देख रहे हैं कोई, तो यहां पर ये वाला है बाबू, ये वाला है, तो कह देंगे कि हमारा जो आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। ये -19 माइनस पॉसिबल ही नहीं है ये होगा, लेकिन अब सपोज करो कि ये पावर ज्यादा हो, सारे में 10 के पावर 11 दिया हो, तब क्या करेंगे, तब हमको यहाँ पर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया इसको डिवाइड करोगे तो पहले तो एक बार में जाएगा, फिर इसमें अब 160 में तो 91 से भाग नहीं है ना लगा जी, एक बार में देगा तो क्या हो जाएगा 91, यहाँ पर हो जाएगा 9, और 16 में से 15 में से 9 गया कितना हो जाता है 6, फिर आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 9 7 63 3, और यहाँ पर क्या होगा 63, ऐसे करोगे फिर ये जाएगा 8 टाइम में, तो 1.78 रियल वैल्यू तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स वैल्यू है, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब तो सिंपल क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। कहा कि एक स्टैट कूलम्ब इज इक्वल टू, बताया जा चुका है कि एक स्टैट कूलम्ब कितना होता है 3 इंटू 10⁻9, सॉरी हाँ, एक स्टैट कूलम्ब इज इक्वल टू 3, एक कूलम्ब इज इक्वल टू होता है, देखो नहीं यहाँ पर मैं मिस्टेक कर गया, सॉरी, कहा गया कि एक कूलम्ब, देखो एक कूलम्ब इज इक्वल टू 2.9 मतलब 3 है इंटू 10⁻9 कूलम्ब। अब पूछा गया, सॉरी ESU मतलब स्टेट कूलम्ब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं। अब कहा दिया जाए कि 1 स्टैट कूलम्ब कितना कूलम्ब के बराबर है, तो क्या करोगे 1 स्टैट कूलम्ब का तो 1/3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा ना, इतना कूलम्ब के बराबर है। तो यहां पर अब बच्चा क्या करना है, 1/3 को एक साथ रख दो, छेड़छाड़ मत करो, इसके साथ छेड़ दो, इसको भेज दो ऊपर, कितना हो जाएगा 10 के पावर -9। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.33 इंटू 10⁻9 ESU या सॉरी कूलम्ब हो जाएगा ना, ये कूलम्ब हो जाएगा, ये कूलम्ब हो गया। अब ये ऑप्शन है, अभी आते हैं वापस, ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, दिक्कत है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर 0.33 नहीं है, लेकिन अगर इस पावर को इधर खसका दें तो इससे एक पावर ये और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब बेवकूफ का 9 की जगह 8 हो जाएगा, नहीं माइनस में जाएगा 8 होगा तो ज्यादा पावर हो गया, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -10 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन है, ये वाला रहा, बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही ऑप्शन है। कहा कि जब किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता, उसका मान क्या होगा। तो न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि अब उस पर लास्ट आवेश का कम से कम मान है। कम से कम मान तो किसी वस्तु के क्या बोले उसको, किसी वस्तु के होने के लिए उस पर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन तुमने सुना होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो हाइड्रोजन सबसे छोटा माना जाता है वैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो होता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻19, ये मेरा मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ये पावर जो है -19 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, 1 कूलम्ब कभी भूल सही मत कर देना, क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन, आई थिंक सो, मतलब ऐसा होता है, हम लोग निकालेंगे भी आगे, अपने न्यूमेरिकल भी किया होगा उस पर। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो इधर आ जाते हैं, ज्यादा आगे बढ़ गया, ये तो हमने कर ही लिया। अब ये रहा 1 कूलम्ब आवेश का मान कितना होता है, तो ये तो बाबू अभी बताया मैंने, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू 10⁻9 ESU,
कूलम बड़ा मात्रक है, ईएसयू छोटा मात्रक है, तो ईएसयू जब में भी आएगा कूलम के साथ तो पॉजिटिव में आएगा, कूलम ईएसयू के साथ कंपेरिजन करके आएगा तो निगेटिव में आएगा। अब कहा कि 1 ईएसयू इज इक्वल टू कितना कूलम, अभी तो निकाला था हमने, यही वाला वैल्यू आया था, सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कोई डिस्कशन की आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा क्वेश्चन आ गया ये, कहा कि जब किसी पिंड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज दे दिया गया है Q इज इक्वल टू एन, जहां E जो है उसका वैल्यू इतना है, तो N का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ किया था, तो N बताया था कि N क्या होगा, N इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब +-1 +-2 3 +-3 +-4 और 0 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चा तो 1 2 3 पढ़ा होगा थ्योरी में। 0 का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं है, पॉसिबल है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा बी। ये 1 उड़ा दिया है, पॉसिबल नहीं है, -1 सिर्फ माइनस तो होगा नहीं, प्लस भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 1 कूलम आवेश किसके मान के बराबर होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ईएसयू में है, तो देखो वहां पर क्या किया था हमने, 3 × 10⁹ बताया था, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रॉक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 2.99 × 10⁹, तो ये जो है आपका वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो कहा किसी वस्तु पर आवेश को आने का क्या कारण है। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन का, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि किसी वस्तु पर अगर वस्तु पर चार्ज आ रहा है तो उसका कारण कौन है, इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे समझाते हैं, एक बात फिर से डिस्कशन देख लो आप। तो जैसे मान लो कि ये वस्तु है, ये वस्तु हो गया। अब इस वस्तु का अगर संरचना देखें, इस वस्तु को खोदना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, तोड़ते चले गए, तोड़ते एकदम माछी के मूड़ी से भी छोटा कर दिया, तो करे तो क्या हो गया, ये वस्तु बना। अब इस वस्तु का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पदार्थ है, उसके बेस में, उसके सेंटर में कौन होता है, उसके न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में कौन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, एकदम फिक्स है। इसका चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे तुम रोड पे चक्कर लगाता है किसी के पीछे, तो जो रोड पे चक्कर लगाया किसी के पीछे, पिटाएगा सबसे पहले वही ना। यहां पर मान लो कि हमने क्या किया, घर्षण करना शुरू किया। जैसे ये मान लो ये जो है वुलन कपड़ा है, मैंने इस पे ये तो कोई मतलब ये सब मेटल है, अगर प्लास्टिक हो तो उसको मैं क्या करूं, या ग्लास हो, ऐसे फ्रिक्शन करना शुरू करूं, रब करना शुरू करूं, तो रब करेंगे तो क्या होगा। अब देखो जो भी तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएगा उसकी लॉयल्टी पे शक है। वो चमचे होते हैं, चमचे कब छोड़ के भाग जाए कोई भरोसा नहीं है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जब फ्रिक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन पट से कूद जाएगा, और किसके पास कूदेगा, तो जो जिससे हम लोग इसको रगड़ रहे हैं उसके पास कूदेगा, या फिर इसका भी तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन कूद करके इस पे चला है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो इसका इलेक्ट्रॉन कूद के उस पे चला जाए, या इसका इलेक्ट्रॉन कूद के इस पे चला जाए। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन Z+ सिक्योरिटी में है, एकदम केंद्र में, इसको कोई मतलब नहीं है, एकदम इसको कितना रगड़िएगा इसका एकदम कुछ नहीं है, इसका लोल कुछ आएगा, ये भागेगा वहां। तो ये ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से कौन ट्रांसफर नहीं होगा, कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक से दूसरे पर चल जाएगा। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज जनरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब देखो यहीं पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहा कि जब किसी आवेश ए और बी को एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, और बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तब ए और सी क्या करेंगे। अब तुमको भी हम समझा देते हैं लाइव एग्जांपल से। अब मान लो कि यहां पर एक ये गोला हो गया, ये गोला तुम्हारा हो गया, और एक गोला ये हो गया। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं इस गोलों का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा येलो, और एक और गोला मैंने ले लिया, कहां गया, ये रहा गोला, ये गोला हो गया, ये हो गया, मैं इसको भी, ये हो गया, और तीसरा एक और गोला है, और मैं उस गोले को ले रहा हूं इस कलर से, ठीक है, यहां पर। और ये तुम्हारा हो गया ये गोला। इस गोले को कहा कि ये गोला नंबर ए हो गया, ये गोला नंबर बी हो गया, और ये गोला नंबर सी हो गया। अब कहा कि देखो ये ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, बी को अपनी तरफ खींच रहा है, या ऐसे भी कहते हैं कि ए के बी की तरफ खींचा चला जा रहा है। अब मान लो कि सी को भी बी आकर्षित कर रहा है। क्वेश्चन यही ना कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं।
अब मैंने आवेश की जगह गोला ले लिया, तो मान लो कि यहाँ पर एक ये ए हो गया और बी हो गया, इन दोनों का आवेश एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो ए और सी में क्या होगा, तो यहां पर मान लो कि ये तुम किसी की तरफ आकर्षित हो गया, किसी से तुम बतिया रहा है, मस्त एकदम तुम्हारा जीवन बहुत चंगा चल रहा है एग्जाम टाइम को छोड़ करके, तो यहां पर मान लो कि ये बी वाली जो है तुम्हारे वही है जो इसको तुम समझ रहे हो, तुम्हारी नायिका है ना। अब ये जो नायिका है तुम्हारी, इस नायिका के पीछे तुम एकदम बकलो जैसा पागल है, इसके पीछे जा रहा है। अब मान लो कि यहाँ पर सी है, ये सी कोई एक तुम हो गया, ये तुम्हारे जैसा कोई दूसरा हो गया, ये भी इस नायिका के पीछे पड़ा हुआ है, तो तुम जाहिर सी बात है कि इसका दोस्त तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, दुश्मन बनेगा। या तो तुम इसको देख के भाग जाएगा या ये तुमको देख के भाग जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, विकर्षित होंगे। अब साइंस पे चलते हैं, इसके ऊपर मान लेता हूं मैं कि निगेटिव चार्ज होगा, मैं मान लेता हूं, तुम भी मान लो चुपचाप, और यहां पर मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये बी वाला सी को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसके पास भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना भैया। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भाग जाएगा, रिपेल करेगा, भाग गया। तो यहां पर तुम्हारा जो ऑप्शन होने वाला है, ये ऑप्शन क्या है, प्रतिकर्षित होंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कोई हमरी वाली के पीछे रहेगा, उसको प्रभावित हम नहीं करेंगे, उसका लोल तोड़ देंगे हम, है ना। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। आकर्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। अभी हमने किया, देखो यहाँ पर फिर मेरा मिस्टेक है, मैंने पावर को नहीं ठीक किया है, बस लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर, ये बाबू पावर है 10 to the power -19, यहाँ भी -19, यहाँ भी -19 है, तो कम से कम वैल्यू क्या होगा, तो ए नंबर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और फिर कहा गया कि आवेशित धातु कण को एक धनावेशित प्लेट के पास लाया जाता है, तो धातु कण पर कैसा बल लगेगा, ये क्वेश्चन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो कहा गया कि मान लो कि कोई एक प्लेट है ना, कोई एक प्लेट है, ये हमारा सपोज करो प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, इस प्लेट को मैं ऐसे रख दे रहा हूं, ठीक है। और इसके पास अगर हम लोग किसी, इस पर मान लेते हैं कि कोई भी आवेश हो, है ना, हम कह दिए कि ये कैसा है, ये चार्ज्ड है, आवेशित है, और इसके पास हम लोग कोई छोटा सा कण, मैं उस कण को थोड़ा जूम कर लिया हूं, और ये हो गया वस्तु, है ना। मैं थोड़ा इसको और जूम कर लूं तो ये हो जाएगा वस्तु। मैंने कहा कि ये क्या है, ये कोई कण है या वस्तु भी कह सकते हैं अपने समझने के लिए। कहा कि ये आवेशित है और ये अनावेशित है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे, बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सीधी सी बात है भैया, बल तो लगेगा। कैसा बल लगेगा, इसको खींचेगा कि ढकेलेगा। तो देखो तुमने पढ़ा होगा कि जो आवेशित करने की प्रक्रिया है, चार्जिंग का जो प्रोसेस है, आवेशन बोलते हैं इसको, ये 3 तरीके से होता है। एक क्या होता है, एक तो घर्षण बताया, लोल धक्का रगड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। दूसरा हो जाता है आपका प्रेरण, प्रेरण का मतलब देखा देखी, और तीसरा हो जाता है चालन, चालन मतलब छूके, ठीक है। तो प्रेरण क्या हो गया, प्रेरण का मतलब है कि वो उसको उसके प्रभाव से टच नहीं हुआ है। प्रेरण देखो, घर्षण में संपर्क होगा, चालन में भी संपर्क होगा, है ना, चालन, चालक नहीं चालन, तो चालन में भी संपर्क होगा। मतलब इसको इंग्लिश में लिखें, दुखी नहीं होना, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। तो फ्रिक्शन और कंडक्शन दोनों में टच करने की आवश्यकता है, इंडक्शन के लिए, प्रेरण के लिए टच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखो कि यहां पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, यहां पर भी रखा, एकदम पास में रखे बाबू। अब इस पर हमने चार्ज दिया, सपोज करो मैंने इस पर दे दिया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स कैसा लगाएगा, जब ये न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, देसी भाषा में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव जो चार्ज इस पर है, ये क्या करेगा, निगेटिव वाला को खींच लेगा अपने तरफ, जिम्मी 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 आजा आजा, और पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, भगा देगा, बोले चल निकल यहां से, तेरा कोई जरूरत नहीं है। तो ये जब निगेटिव चार्ज कंसेंट्रेट हो गया इधर, तो ये क्या करेगा, ये इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, मतलब प्लेट की तरफ इसको आकर्षित करेगा। तो ये तो बड़े बड़े हैं, ये तो बेचारा बहुत छोटू सा है, ये बड़ा प्लेट है, ये छोटू सा है, इसका तो औकात ही नहीं कि इसका विरोध कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। लॉजिक ये है। तो आंसर हमारा क्या कह रहा है कि प्लेट की तरफ बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा भैया, सही बात है। आगे हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 1 से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 20 करेंगे क्वेश्चन बाबू, 20 बाकी के क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि
जब कोई पिंड या वस्तु ऋण आवेशित होती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। अब देखो बाबू, ऋण आवेशित कहने का मतलब क्या है। ऋण आवेशित कहने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो आपसे तो यही भौंक रहा है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मतलब क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान भी आ गया, मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या हो सकता है। अभी किया हमने, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है, तो इस पर कोई डिबेट ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो, कहा कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता, है ना, इसको परावैद्युतता, परमिटिविटी बोलते हैं, का मान क्या होगा। तो देखो, ये तो पावर का फ्रैक्शन, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं तो कभी हमारे सामने, ये भी नहीं होगा। ये वैल्यू तो याद करना पड़ेगा ना, 8.85, इतना तो कम से कम याद आ रहा होगा, ये तो कोई नहीं है। और पावर 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर है ना, फैराड पर मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू। अच्छा, इसका यूनिट अलग भी होता है, ये फैराड पर मीटर के अलावा भी यूनिट होता है, वो भी आगे हमको मिलेगा, तो मैं वहां पर करूंगा। कहा कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होगा। तो याद करिए, आपको आपके सर ने या मैंने ही बताया है कि जो पानी है, अगर मान लीजिए कोई दो चार्ज है और दो चार्ज को हम लोग रख देते हैं वायु से पानी के अंदर, सेम सिस्टम को, डिस्टेंस भी कम नहीं किया, अगर वहां पर मैंने बताया था एग्जांपल में कि अगर फोर्स 120 न्यूटन का लग रहा होगा तो सीधे, सॉरी 160 न्यूटन का लग रहा होगा तो सीधे पानी में कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कितना कम, 80 गुना। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है, याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है। कहा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पर काटती हैं। अरे भैया, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कटवे नहीं करती हैं। यहां पर आवेश हो गया, मान लो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ऐसे निकलेगी ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी ऐसे जाएगी, ये एक दूसरे पर कभी नहीं, एक दूसरे को काट के कभी पारी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं काटते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि क्यों नहीं काटती हैं, तो वही वाला क्वेश्चन में को, मतलब वहां क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर के रूप में दे देना है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं थोड़ा सा आ जाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एग्जाम में, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो देखो क्या कहा गया कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए हमने कहा था कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई एक टेस्ट चार्ज बोले तो क्या मतलब है, परीक्षण, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, क्या मतलब है इसका भैया, धन परीक्षण आवेश का। इसका मतलब है कि पिटौर है, इसको जहां कहीं टेस्टिंग करना है, मार खाना है, भेज देना है, जाओ ये पिटा के बताओ कितना थप्पड़ मारा है। यहां पर हमने रख दिया कोई सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज का हम मान लेते हैं कि आपका जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, सपोज करिए। तो ये क्या करेगा, ये अपने आसपास के रीजन में फोर्स लगाने की टेंडेंसी रखता है, रेडियली फोर्स लगाएगा चारों तरफ। अब ये तो पता है, लेकिन इसके रीजन में जब हम लोग इस चार्ज को भेज देंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, जाएगा, लगेगा तबड़ा के इस पे खींच के, फोर्स, बल लगेगा। पॉजिटिव क्यों रखे हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव इसलिए रखा जाता है कि अट्रैक्ट ना हो, इसको क्या किया जाए, रिपेल किया जाए। ऐसा क्यों, अट्रैक्ट हो जाएगा तो कौन सा महापाप हो जाएगा, नहीं पाप नहीं हो जाएगा। हमारे पास एक और सिस्टम है जो सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है, और वो है हमारी धरती मैया, अर्थ। अर्थ क्या करती है कि अपने आसपास के सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अब अगर ये भी खिंचा जाए, यहाँ पे रिपल्सन ना हो इसमें, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, मतलब गुरुत्वीय बल लगा है कि विद्युत स्थैतिक बल लगा है। तो इसलिए कहा गया कि देखिए गुरुत्वीय तो सिर्फ क्या करेगा, खींचेगा, और जो आपका विद्युत स्थैतिक है ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो रिपेल करवा के देखा जाए, विकर्षण करवा के देखा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिलेगा। तो यहां पर जब ये चार्ज गया यहाँ पर टेस्ट चार्ज, तो इस पर क्या हुआ, इस पर फोर्स लगा, ये इधर चला आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा। तो क्या कहा गया कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, क्यू नॉट दिखाते हैं इसको, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में फोर्स लगेगा ये किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि सोर्स चार्ज के क्षेत्र में किसी टेस्ट चार्ज पर कितना बल लग रहा है, प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो ये क्या मिला है, ये फॉर्मूला है, F अपॉन
क्यू नॉट, या इसको कोई बच्चा क्यू भी कह दे, भाई अब ये क्यू नॉट तो अपने टेस्टिंग के लेके ना, कोई नॉर्मल चार्ज भी आएगा तो उस पर भी तो यही लगेगा, तो एफ बाई क्यू। तो क्या यहां पर ऑप्शन में ये है? ऑप्शन में देखो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, वेक्टर नहीं दिया है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वेक्टर नहीं दिया हो तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आंसर में बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों हमने इसको कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 20 क्वेश्चन बहुत है, ज्यादा करेंगे तो समझ रहे हो दिक्कत हो जाएगा, मतलब 50-40 क्वेश्चन एक दिन में मतलब नहीं है। अब आप बता देना कमेंट में, अगर आप कहोगे कि और ज्यादा सर हो सकता है, और ज्यादा सेशन दो, देखो मैं थकने वाला नहीं हूं, मेरे से तुम 8 घंटे लगातार पढ़वा लो, मेरे को थकान नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, फिर ये क्या चीज है। लेकिन अब तुम्हारी क्षमता कितनी है, तो आज मैं इसको यहीं तक रोक रहा हूं, 20 नंबर क्वेश्चन है, यहीं तक मैंने इसको रोक दिया है। अब अगले वीडियो में, जब कल ये रेगुलर वीडियो जो है अपलोड होगा आपका, डेली ऐसे वीडियोस आएंगे। अब बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहिए और अपने सर पे भरोसा बनाए रखिए। और एक बात और, मोटिवेशन हमारा बढ़ाना है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और यार शेयर कर दो यार, कौन सा कुछ जा रहा है उसमें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।